द्वादश के बच्चों का अकाउंटेंसी के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्व दत्त या अग्रिम याचना, कॉल्स पेड इन एडवांस। कभी कभी कई अंशधारी ऐसे होते हैं जो बार बार भुगतान करने की परेशानी से बचना चाहते हैं और इसीलिए अंशों की संपूर्ण राशि का भुगतान एक साथ कर देते हैं। इससे भविष्य में मांगी जाने वाली याचनाओं का भुगतान कंपनी के पास एडवांस में यानी कि अग्रिम पहुंच जाता है। इसी को हम अग्रिम याचना बोलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 50 इसकी व्याख्या करती है और उसमें यह कहा गया है कि कंपनी के अंतर नियमों में व्यवस्था होने पर ही कंपनी अग्रिम याचनाओं की राशि स्वीकार कर पाएगी। इसका लेखा करने के लिए हम कॉल्स इन एडवांस इसको ओपन करते हैं अकाउंटिंग बुक्स में। अग्रिम याचना राशि अगर मिलती है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट फॉर कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस। बैलेंस शीट में इसे समता एवं दायित्व पक्ष में चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत दिखाते हैं। भविष्य में याचना तो पूरी राशि से देय की जाती है, परंतु याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक को इसलिए घटा दिया जाता है क्योंकि रकम जो व्यक्ति एक बार भुगतान कर चुका वो दोबारा थोड़ी देगा। तो जो कॉल्स इन एडवांस आप पहले प्राप्त कर चुके हैं उसको कम करके आप उस याचना राशि पे पैसा प्राप्त करते हैं, तो बैंक अकाउंट भी उतने से घट जाता है या कम हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो शेयर कॉल है ये अगर 10,000 से थी और 1,000 रुपये पहले ही मिल चुके हैं, तो ऐसे स्थिति में 1,000 अभी कॉल्स इन एडवांस में डेबिट होंगे और 9,000 केवल आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। अब ये अग्रिम याचना जो होती है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो भी कॉल्स इन एरियर होगा उस पर एक दर से ब्याज लगाई जा सकती है, तो यहाँ पर भी वही व्यवस्था है। कंपनी अधिनियम 2013 की शेड्यूल फर्स्ट की टेबल एफ में ये कहा गया है कि संचालकों को ऐसी दर निश्चित करने का अधिकार है, परंतु यह दर 12% वार्षिक से अधिक नहीं हो सकती। यहाँ यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अग्रिम याचनाओं पर ब्याज कंपनी के लाभों पर प्रभार होता है, अतः कंपनी में लाभ न होने की दशा में भी ऐसा ब्याज देना पड़ता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कंपनी को एडवांस में भुगतान कर दिया है तो उस पर कंपनी को 12% ब्याज देना होगा, लेकिन ये 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अग्रिम याचना राशि पर लाभांश नहीं दिया जाता है क्योंकि यह राशि अंश पूंजी का हिस्सा नहीं मानी जाती है। अग्रिम याचना राशि पर केवल और केवल ब्याज दिया जा सकता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब हम ब्याज की भुगतान करेंगे तो उसकी एंट्री भी करनी पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि कंपनी के लिए ये जो ब्याज है अग्रिम याचना पर, ये एक खर्चा है, खर्चों को करते हैं डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करेंगे और जिसको हमें इंटरेस्ट पे करना है उस मेंबर को यानी कि उस शेयर होल्डर को यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। तो आप यहाँ सन्ड्री मेंबर्स लिखें या शेयर होल्डर्स लिखें। बेसिकली जब आप एंट्री कर रहे होंगे तो अगर उसका नाम दिया गया है तो उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। फिर जब आप भुगतान करेंगे तो अब मेंबर्स को भुगतान करेंगे ना, तो उस मेंबर को डेबिट करेंगे, उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा और टू बैंक अकाउंट करेंगे। ठीक है। फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस मेड। उसके बाद में ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है ये खर्चा है, खर्चे को साल के आखिर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यदि प्रश्न में याचना पर कोई ब्याज दर नहीं दी गई है तो इसे 12% ही माना जाएगा, लेकिन अगर ब्याज की बात नहीं की गई है तो एज ए स्टूडेंट आप कॉल्स इन एडवांस के क्वेश्चन में ब्याज का लेखा नहीं करेंगे। ठीक। उदाहरण नंबर 6, मुकुल लिमिटेड ने प्रत्येक 10 रुपये के मूल्य के 40,000 अंश निर्गमित किए जिन पर भुगतान निम्न प्रकार देय था। 2.5 रुपये आवेदन पर, ये 1 मई को हैं। डेट अगर दी गई है तो डेट्स को आपको डेट के कॉलम में लिखना होगा। 2.5 रुपये आवंटन पर ये इनकी डेट है, तो प्रथम और 3 द्वितीय याचना पर अलग अलग डेट में है। सभी अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, अंश आवंटित किए गए, समस्त राशियां प्राप्त हो गईं। चंदन ने जिसे 800 अंश दिए गए प्रथम तथा द्वितीय याचना का धन आवंटन राशि के साथ दे दिया। तो सब कुछ मिला है, लेकिन चंदन थे जिनके पास 800 अंश थे, इनको इनकी जो आवंटन राशि थी उसी के साथ
प्रथम और द्वितीय याचना का पैसा इन्होंने दे दिया। तो देखिए प्रथम और द्वितीय याचना का पैसा कितना है, प्रथम का है 2 रुपया और द्वितीय का है 3 रुपया और ये 8 हैं। तो अगर आप देखें तो प्रथम राशि का कितना आएगा एडवांस 1600 और द्वितीय राशि का कितना आएगा 2400। तो ये एडवांस में मिला है। अब ये मिलेगा कब, क्योंकि ये आवंटन राशि 1 जुलाई को है, तो 1 जुलाई को मिलेगी। तो जो पैसा 1600 2 अक्टूबर को मिलने थे, अगर वो 1600 आवंटन के साथ 1 जुलाई को ही मिल गए तो जुलाई से लेकर के 1 अक्टूबर तक का ब्याज देय होगा। और ये जो 2400 हैं ये तो मिलने थे 1 फरवरी को और ये भी आवंटन के साथ 1 जुलाई को मिल गए, तो इन पे 1 जुलाई से 1 फरवरी तक का ब्याज देना होगा। ठीक, तो फ़िलहाल लिखा भी है 1 फरवरी को चंदन को ब्याज दिया गया, तो इसका मतलब है कि ब्याज की गणना करने वाले हैं। तो चलो आप में से कोई मुझे बताए, इसका जवाब दे। जैसे ही आपने सुना तुरंत मेरा क्वेश्चन सुनने के बाद तुरंत जवाब दीजिएगा बोल करके। 1 जुलाई से लेकर के 1 अक्टूबर तक कितना समय होता है, कितने महीने होते हैं, बोलिए। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 1 जुलाई से पूरा जुलाई का 1 महीना हुआ, फिर अगस्त का 1 महीना हुआ, फिर सितंबर का 1 महीना हुआ और अक्टूबर का महीना बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि अक्टूबर तो अभी शुरू हुआ है। तो कुल मिलाकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो पहला जो 1600 है इस पर ब्याज की दर नहीं दी गई है, तो ब्याज की दर क्या मानेंगे 12%। और इस पे जो हम ब्याज लगाएंगे वो कितने समय का लगाएंगे 3 महीने का, 3 मंथ्स। चलो अब 1 फरवरी तक पता कर लेते हैं। 1 फरवरी तक, 1 जुलाई से 1 फरवरी तक कितना समय होगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी नहीं, क्योंकि जनवरी का ही महीना होगा। तो कुल मिलाकर के जो 2400 हैं इन पे लगेगा 7 महीने के लिए, 7 मंथ्स के लिए। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे 1600 पर 12% 3 महीने के लिए 48 रुपये और 2400 पे 7 महीने के लिए, देखिए यही समय है, इन्होंने जो मैंने आपको बताया वैसे ही समय इन्होंने निकाला है क्रमशः, और ये 168 रुपये हैं। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे और आप समझ जाएंगे। अब हम एंट्रीज़ पे आते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन जो इन्होंने लिखा है ये बहुत जल्दी में लिखा है, आप सही लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, आप सभी से निवेदन है यही नरेशन लिखेंगे। फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट रुपीज़ ईच। अब यहाँ जो डॉट मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे जितने शेयर्स हैं और जितने प्रति शेयर जितना एप्लीकेशन मनी मांगी गई है तो वो कितना है ये देखना होगा। इसमें 40,000 शेयर हैं और 2.5 रुपये के हिसाब से ये होता है 1 लाख। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज़ 2.50 ईच। तो ये 1 लाख आ जाएगा। अब इसे आपने चूँकि ट्रांसफ़र करना होगा तो आपने ट्रांसफ़र की एंट्री कर दी है। सारे क्वेश्चंस में जहाँ केवल शेयर एप्लीकेशन लिखा है इन सब के आगे आपको इक्विटी EQ डॉट लिखना होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इक्विटी सब जगह लगेगा। तो आपने खैर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। नरेशन भी लिखेंगे, यहाँ पे वही नरेशन लिख सकते हैं जो इन्होंने लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिटेल पहले ही दी जा चुकी है कि 1 लाख कैसे आया। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, 1 लाख से ही करेंगे क्योंकि 2.5 रुपये ही था। मगर अब जब इसमें आप प्राप्त करेंगे तो आप बैंक अकाउंट कितना करेंगे अभी दिमाग मत लगाइए। आप केवल क्या करिए, शेयर अलॉटमेंट को उसको तो आप प्राप्त ही करोगे, वो तो 1 लाख रुपये था ही। उसके बाद में ये जो 4,000 आया ये कहाँ से आया, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि अलॉटमेंट मनी पर ही मिल गया है क्या क्या, फ़र्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी। तो वो कितना है 3 रुपये और 2 रुपये, तो कुल मिलाकर के 5 रुपये हो गया। तो ये 8 पंचे 40 यानी कि 4,000 एडवांस में मिला है। शेयर फर्स्ट कॉल तो शेयर सेकंड कॉल किया। अब फर्स्ट कॉल से रिलेटेड कितना था 800 गुणे 2, तो यहाँ पर 8 दूनी 1600 आया है। बाकी बैंक अकाउंट में आप बाकी रकम 80,000 में से 78,400 प्राप्त कर लेंगे। और यहाँ नरेशन भी देखिए लिख दिया गया है, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड
on 39,200 shares at the rate 2 per share, calls in advance on 800 shares of चंदन एडजस्टेड। ठीक, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस का नरेशन क्या था, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड टुगेदर विद कॉल्स इन एडवांस ऑन 800 शेयर्स एट ₹5 पर शेयर। ये नरेशन लिखना ही पड़ेगा, इसको बहुत ध्यान से समझिए। सेकेंड कॉल को ड्यू किया और उसको भी जब रिसीव किया तो 2400 रुपये कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट किए और बाकी रिसीव कर लिए 1,17,600, 1,20,000 में से 2400 घटा के नरेशन का लिखा फॉर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। तो यहाँ सेकेंड एंड फाइनल लिखना चाहिए। खैर, फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 39,200 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर, कॉल्स इन एडवांस ऑन 8 शेयर्स एडजस्टेड। ठीक, अब इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। फरवरी 1 को इंटरेस्ट पे किया गया है तो उसके लिए एंट्री फरवरी 1 को ही होगी। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट 216 से ये ओवरऑल जो ब्याज है वो पूरा किया जाएगा, 168 और 48 मिला के। फिर सन्ड्री मेंबर्स टू बैंक अकाउंट, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये साल के आखिर में होगा। बाकी आप ड्यू का लेखा और भुगतान का लेखा उस डेट में करेंगे जो डेट इन्होंने दे रखी है, 1 फरवरी। और आप देख लीजिए कि ये सारी एंट्रीज़ जो डेट दी गई हैं, मई 1 को आपने एप्लीकेशन मनी प्राप्त की और जुलाई 1 को आपने इसे ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र आप करते हैं उसी डेट में अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं और उसी डेट में आपने रिसीव कर लिया। फिर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की, रिसीव कर लिया सेम डेट। सेकेंड कॉल मनी ड्यू की 1 फरवरी को, 1 फरवरी को ही रिसीव कर लिया। तो शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर गगन लिमिटेड 4 लाख रुपए की पूंजी से समावेलित हुई। प्रत्येक अंश 100 का है। इसमें से 200 अंश निर्गमित किए गए जिन पर आवेदन के साथ 25 रुपये प्रति अंश, आवंटन पर 25, प्रथम याचना पर 20 तथा आवश्यकता पड़ने पर शेष राशि। तो आवश्यकता पड़ने पर शेष राशि का मतलब ये है कि ये अभी नहीं मांगी गई है, तो ध्यान से समझिए कि ये शेष राशि होगी कितनी। 25, 25, 50 और 20 70 होते हैं, तो 30 रुपये ऐसे हैं जो अभी मांगे नहीं गए हैं। ठीक, तो प्रार्थना पत्र और आवंटन पर देय राशियाँ यथा समय प्राप्त हो गई हैं, परंतु जब 20 रुपये की प्रथम याचना मांगी गई तब एक अंशधारी जिनके पास 100 अंश थे वो देय राशि नहीं दे पाए और एक दूसरे अंशधारी थे जिनके पास 200 अंश थे, समस्त भुगतान कर दिया। समस्त भुगतान में मतलब इन्होंने जो बाद के 30 रुपये अभी मांगे नहीं गए उसका भी भुगतान कर दिया होगा। तो कॉल्स इन एरियर जो है वो कितना है, 100 अंश थे जिनके पास, उन्होंने 20 रुपये की प्रथम याचना नहीं दी, तो ये कुल मिलाकर के कितना हो गया, ये हो गया 2000 जो नहीं मिला। ये क्या है, कॉल्स इन एरियर। और जो दूसरे अंशधारी जिनके पास 200 अंश थे, 200 अंश थे, इन्होंने बची हुई मतलब शेष सारी राशि कर दी, यानी कि फर्स्ट कॉल के साथ इन्होंने जो 30 रुपये बचे थे वो भी दे दिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000 जो आपको एडवांस में मिल गया है। इसे बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो अभी जो बात आपने सुनी इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप ये 2000 अंश हैं और 25 रुपये के हिसाब से 50,000 रिसीव करेंगे। 2000 गुणे 25 करने पे आएगा 50,000। यहाँ आपको लिखना चाहिए 2000 गुणे 25 बराबर 50,000। ठीक, फिर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करें। यस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इक्विटी सब जगह लगाएंगे। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू की और बैंक अलॉटमेंट मनी प्राप्त भी कर ली। फर्स्ट कॉल ड्यू की, फर्स्ट कॉल के साथ 2 कहानियाँ हो रही हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, जिसे आप चाहें तो कॉल्स इन एरियर में शो करें और चाहें तो ना शो करें। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना या ना खोलना। इसमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला गया है। दूसरी बात है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ये सुविधा नहीं कि आप इसे खोलें या ना खोलें, इसे खोलना ही है। तो मेरी बात ध्यान से सुनेगा। इसमें आपको जो पैसा मिल रहा है शेयर फर्स्ट कॉल का, वो कितने पर मिला है, वो 200 अंश के अंशधारकों ने नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के अंश थे कितने, ये अंश थे कितने 2000, और 2000 पे प्रथम याचना थी कितनी 20, जिसमें से दिया कितने ने नहीं, 200 अंशधारियों ने, 100 अंशधारियों ने नहीं दिया। तो आप देखिए 2000 की जगह आपको कितने अंशों पर मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल्स फॉर कॉल रिसीव्ड ऑन 1900 शेयर्स। तो फर्स्ट कॉल आपको कितने पर मिला, 1900 × 20, तो ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 38,000। कॉल्स इन एडवांस आपको मिले कितने पर है, 200 गुणे कितना 30, तो ये कितना हो जाएगा 6,000। अब जाहिर सी बात है 38,000 आपको फर्स्ट कॉल के मिल गए हैं, कॉल्स इन एडवांस के 6,000 मिल गए हैं, तो टोटल कितने मिल गए, टोटल मिल गए 44,000। तो जो नहीं मिले हैं 100 अंशों पर 20 रुपये के हिसाब से 2,000, आपने उनका कोई अभी लेखा ही नहीं किया और एडवांस का लेखा हो गया। यहाँ पे बाद में ये एक लेखा कर दिया गया है, कॉल्स इन एरिया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये वो चीज़ है कि जब आप अकाउंट में इसे तो कहीं ना कहीं हिसाब में तो रखेंगे ना, तो ये तब होता है, ये तब एंट्री की जाती है जब आपको इसे अकाउंट्स में दिखाना हो। तो अगर आप इसे अकाउंट्स में दिखाना चाहते हो तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंट्री कर लेंगे, नहीं दिखाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लास्ट वाली 2 प्रविष्टियाँ हैं इनको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। अगर ये ना भी दिखाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है कॉल्स इन एरियर को, क्योंकि ये भी एक सिस्टम है कि इसे नहीं भी दिखा सकते हैं। अगर दिखाना चाहें एक साथ तो आप बैंक अकाउंट डेबिट कीजिए 44,000 और कॉल्स इन एरियर कर दीजिए 2,000। तो शेयर फर्स्ट कॉल जो यहाँ 38,000 थी, ये 2,000 मिला करके एक साथ जो है हो जाएगी कितना 40,000 जितना होना चाहिए। तो ये तब होगा जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलें, और अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलना चाहते हैं तो ये जो लास्ट वाली एंट्री है ये नहीं होगी। ठीक है, ये कब नहीं होगी, जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ही ना खोला जाए। ओके, बैलेंस शीट में इसे कैसे दिखाते हैं, बैलेंस शीट आप गगन लिमिटेड एज एट जो डेट है वो अगर पता है तो डालते हैं, नहीं तो डॉट लगा देते हैं। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर में कुछ भी लिखे जाने की आवश्यकता नहीं होती। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, फिर उसके अंतर्गत शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंतर्गत शेयर कैपिटल में कितना आएगा ये अभी हमें पता नहीं होता, फॉर्मेट केवल बनाते चले जाएंगे। फिर करंट लायबिलिटीज़ में अदर करंट लायबिलिटीज़ आएगा। ये यहाँ क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉल्स इन एडवांस भी है। और करंट असेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आएगा। तो ज़रा सा देखिए और आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमने नोट्स टू अकाउंट में बनाया शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 4,000 शेयर, 100 वाले कितने 4 लाख हो गई। इसमें से इशू कितने किए हैं, 2,000 शेयर 100 वाले, तो ये हो गया 2,000। अब आप कहेंगे कि इशूड सब्सक्राइब्ड, और ऐसे तो हम एक साथ लिख देते थे, लेकिन वो तब लिख पाते थे जब इशूड जितनी है उतना पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन मिल गए हों। इसमें ऐसा नहीं हुआ है, कुछ लोग डिफ़ॉल्टर रहे हैं 100 अंश के अंशधारक, तो इशूड अलग लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, और एक और हेडिंग पड़ती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो इसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कुछ भी नहीं है जिसमें पूरा सब्सक्राइब किया गया और पूरा पेमेंट हो गया हो, क्योंकि अभी तो पूरा मांगा ही नहीं गया है। इसीलिए हेडिंग क्या पड़ेगी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। ये 2,000 शेयर हैं 100 वाले, मगर इस पे 7 रुपये मांगे गए हैं। इस तरह से 1,40,000 मिलना चाहिए, मगर इनमें कॉल्स इन एरियर भी है 2,000, तो ये घटा करके 1,38,000 आपकी हो जाएगी शेयर कैपिटल में। और इसीलिए 1,38,000 यहाँ पे शेयर कैपिटल के सामने देखिए लिखा गया है। इसके आगे नोट नंबर 1 इसलिए डाल दिया है आपने क्योंकि ये नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 1 पे यहाँ देखिए लिखा गया है। ठीक है, फिर बात आती है अदर करंट लायबिलिटीज़ की। तो अदर करंट लायबिलिटीज़ में यहाँ पर आएगा कॉल्स इन एडवांस, ये कितना है 600, ये आपको पता ही है। ऊपर जनरल एंट्री में ये 6,000 से क्रेडिट है, 6,000 है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आएगा 1,44,000। ये कैसे आएगा, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कब कब कितना कितना कैश मिला है। वो आप चाहें तो अकाउंट बना करके शो कर दीजिए, चाहे यहीं पे आप ब्रैकेट में सारी अमाउंट प्लस प्लस करके दिखा दीजिए और 1,44,000 आ जाएगा, क्योंकि ये नोट्स टू अकाउंट है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन शो की जा सकती है। ठीक है, जहाँ जहाँ पैसा मिला है जितना जितना सब जोड़ लेंगे तो 1,44,000 आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस कौन से करने हैं आपको बताते हैं अभी।